शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम भूगोल वाले हिस्से में मैप के साथ में। आज मैप के अंतर्गत हम देखने वाले हैं कॉन्गो रिवर, जिसको जायरे रिवर के नाम से भी जाना जाता है। यूपीएससी ने कॉन्गो रिवर के बारे में 2009 में क्वेश्चन पूछा था। ठीक है, पार्टिकुलरली क्वेश्चन पूछा गया था लंबाई को लेकर के। तीन चार नदियों के नाम हमको दिए गए थे और उसमें से पूछा गया था कि सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो जाहिर सी बात है, आपको याद है नील नदी सबसे ज़्यादा लंबी नदी है। ठीक है, इसके अलावा क्रम से यदि हम देखें वर्ल्ड लेवल पर, ठीक है, नील नदी, उसके बाद अमेजन है, फिर है यांगजी, मिसिसिपी, मिसौरी, यनीसी, ओ, पराना, हांगवो, जायरे, आमूर और लीना। ऑप्शन में हमको नदियों के नाम दिए गए थे, अमेजन, कांगो, आमूर और लीना। अब हमको पता है नील नदी सबसे ज़्यादा लंबी है, उसके बाद नंबर आता है अमेजन रिवर का। तो इसका जो सही आंसर था अमेजन था। लेकिन चूंकि आमूर, कांगो, लीना का यहाँ पर उल्लेख किया गया है, इसलिए इनके बारे में हमें पता होना चाहिए कि कौन से महाद्वीप में ये लोकेटेड हैं। ठीक है, क्या क्या इनकी कुछ कुछ खास बातें हैं। देखा जाए तो खास बातें तो बहुत कम ही पूछी जाती हैं, लेकिन कौन से महाद्वीप में ये लोकेटेड हैं, कौन से देश में ये लोकेटेड हैं, कहाँ अपने पानी को गिराती हैं, ये सारी बातें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। यदि हम इसके प्रवाह क्षेत्र को देखें ना, तो जैसे कि ये इसका जो साउथ वाला हिस्सा है, साउथ से ये शुरू हो रही है और सीधी जा रही है नॉर्थ की तरफ, फिर अपनी डायरेक्शन को चेंज करती है, जाती है पश्चिम की तरफ। ठीक है, और फिर नीचे साउथ की तरफ और पश्चिम की तरफ जाएगी और अटलांटिक ओशियन में अपने पानी को गिराती है। बनाना एक जगह है, ठीक है, और साइड में ही है अंगोला, कैबिनांडा, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो से ये निकली है और इस प्रकार से रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की पैरेलल में चलती, एकदम समझ लीजिए कि बॉर्डर के किनारे किनारे ये चल रही है। ठीक है, किन्सा इसके किनारे बसा हुआ फेमस सिटी है। अब इसकी कुछ खास बातों की यदि हम देखें तो ठीक है, तो एक चीज़ आपको ये याद रखना है कि ये निकली कहाँ से है और कहाँ पर पानी को गिराती है। तो ये जो कांगो है या फिर जायरे रिवर है, जाम्बिया और जायरे का सीमावर्ती क्षेत्र है। ठीक है, ये जाम्बिया और जायरे का जो सीमावर्ती एरिया है, यहाँ से ये निकली है और अपने पानी को दक्षिण अटलांटिक सागर में गिराती है। इसकी लेंथ है 4700 किलोमीटर और जो नील नदी है वो है 6690, अमेजन है 6575। नील नदी बुरुंडी से निकली है और भूमध्य सागर में अपने पानी को गिराती है। वहीं अमेजन रिवर की बात करें तो लेगो बिलफेरी मतलब पेरू से निकली है और दक्षिण अटलांटिक महासागर में अपने पानी को गिराती है। इसके बाद ये जो कॉन्गो रिवर है, ये नदी पड़ती है अफ्रीका महाद्वीप में और ये वर्ल्ड की डीपेस्ट रिवर मानी जाती है। इसका जो मापा गया डेप्थ है वो 220 मीटर से भी ज़्यादा है, मतलब 720 फीट। ये जो है सेकेंड लार्जेस्ट रिवर मानी जाती है इन द वर्ल्ड बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्चार्ज। कितना पानी ये डिस्चार्ज कर रही है उसके हिसाब से यदि हम देखेंगे ना, तो विश्व की ये सेकंड नंबर में आ जाती है। इसकी जो ओवरऑल लेंथ है वो 4700 किलोमीटर है। ठीक है, ये 9वें नंबर की लॉन्गेस्ट रिवर मानी जाती है। तो ये जो कॉन्गो है, अपना नेम, ये जो एंशियंट किंगडम ऑफ कॉन्गो है विच इनहेबिटेड द लैंड्स एट द माउथ ऑफ रिवर। ठीक है, इसका जो माउथ ऑफ रिवर है, पहले ये लोग यहाँ पर रहा करते थे, इसी के नाम पर इस नदी का नाम रखा गया है। ये जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो है और रिपब्लिक ऑफ कांगो है, बोथ कंट्रीज लेइंग along द रिवर्स बैंक आर नेम्ड आफ्टर इट। दोनों ही क्या है ना, इस नदी के किनारे बसे हुए थे और इसी के बाद इसका नाम पड़ा था। दोनों शहर का नाम फिर इसी नदी के नाम पर पड़ा था। 1971 और 1997 के बीच में क्या हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ देन जायरे कॉल्ड इट जायरे रिवर। 1971 और 1997 के बीच में बताया जाता है कि पहले इसको जायरे रिवर के नाम से जाना जाता था, लेकिन आज के टाइम में इसको बोलते हैं हम कांगो रिवर।
इसके बाद यदि हम बात कर लें इसके कुछ सहायक नदियों की, तो ये नदी और इसकी सहायक नदियाँ कांगो वर्षावन रेन फॉरेस्ट से होकर के बहती हैं, जो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट एरिया है, जो दक्षिण अमेरिका में अमेजन वर्षावन के बाद सेकंड नंबर पर आता है। अमेजन के पीछे नदी का दुनिया में दूसरा बड़ा सबसे बड़ा प्रवाह भी है। अमेजन और ठीक है प्लेट नदियों के पीछे किसी भी नदी का तीसरा सबसे बड़ा जल निकासी बेसिन। द रिवर आल्सो हैज द सेकेंड लार्जेस्ट फ्लो इन द वर्ल्ड। ठीक है, सबसे पहले अमेजन नदी सबसे ज़्यादा पानी प्रवाहित करके ले जा रही, उसके बाद कांगो रिवर है जो कि सबसे ज़्यादा पानी अपने साथ में लेकर के जाती है, जो कि महासागर में गिरा रही है, अटलांटिक ओशियन। अब आप देख रहे हैं कितनी सारी इसकी सहायक नदियां हैं, ठीक है, जो कि अपने पानी को इसमें छोड़ रही, तो जाहिर सी बात है ये ढेर सारा पानी लेकर के जाती है अपने साथ में। इसकी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। तो हम यदि अमेजन की बात कर लें, थर्ड लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन ऑफ एनी रिवर के हिसाब से इसका नंबर लग जाता है। ठीक है, बिहाइंड द अमेजन एंड प्लेट रिवर, दो ही रिवर हैं, पहले नंबर पे अमेजन है, इसके बाद प्लेट रिवर है और तीसरे नंबर पर कांगो रिवर आ गई है। एंड इज वन ऑफ द डीपेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड, और ये जो है विश्व की सबसे गहरी जो नदियां हैं उनमें शामिल है। इसकी गहराई हम देख चुके हैं कि 220 मीटर मतलब 720 फीट है। तो इसका जो ड्रेनेज बेसिन है इसमें इंक्लूड है नॉर्थ और साउथ वाला इक्वेटर वाला एरिया। ठीक है, इसका जो फ्लो है ना स्टेबल माना जाता है, क्योंकि इसकी जो सहायक नदियां हैं दोनों तरफ से आकर के मिल रही हैं। एक रिवर का यहाँ पर उल्लेख किया जाता है चाम्बेसी रिवर। यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड नीचे वाले कॉर्नर में जाम्बिया। ठीक है, ये जो बॉर्डर बनी हुई है ये जाम्बिया की बॉर्डर बनी हुई है। ये चाम्बेसी रिवर है, देखिए यहाँ से इस प्रकार से होते हुए, और ये छोटी सी झील है बांगे वेऊ। बांगे वेऊ से ये अपने पानी को ग्रहण करती है और फिर ये ऐसे करके बाउंड्री से होते हुए जाम्बिया की ये झील में जाएगी। ठीक, लेक मेवारू और फिर लुआवा बन करके कॉन्गो की ट्राइब्यूटरी रिवर बन जाती है। दोस्तों इसके बाद सीधे चलते हैं हम पीआईबी वाले हिस्से की तरफ और देख लेते हैं प्रमुख खबरों को। तो पीआईबी में जो पहली खबर हम देखने वाले हैं वो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से रिलेटेड चीज़ें देखेंगे। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये पुरस्कार दिए गए, तो राष्ट्रपति के द्वारा ही ये पुरस्कार वितरित किए जाते हैं। इनका नाम रखा गया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। शुरू में इनको हम राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के नाम से जानते थे, फिर बाद में 2018 में इसमें प्रधानमंत्री शब्द जोड़ दिया गया। तो इनकी जो शुरुआत है 1996 में हुई थी। ऐसे बच्चे जो कि असाधारण उपलब्धि हासिल करते हैं उनको सम्मानित करने के मकसद से 1996 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। इस पुरस्कार को हासिल करने वाले बच्चों को मेडल के अलावा नगद पुरस्कार भी दिया जाता है। 2018 से इस पुरस्कार का नाम बदल करके बाल शक्ति पुरस्कार में हमने प्रधानमंत्री जोड़ दिए थे। ठीक है, 2018 से इसका नाम हमने चेंज कर दिए थे। किनको किनको मिलता है राष्ट्रीय बाल पुरस्कार? तो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से दिया जाता है ये पुरस्कार। ठीक है, किनको मिलेगा ये गाइडलाइन भी मंत्रालय ही तय करता था। ये पुरस्कार उन बच्चों को मिलता है जो भारत के नागरिक हैं और भारत में रहते हैं। ऐसे बच्चों की उम्र 5 साल से 18 साल के बीच में होना चाहिए, मतलब 5 साल से ज़्यादा और 18 से कम। कौन कौन सी श्रेणी है इसकी 6 कैटेगरी है। इनोवेशन मतलब विज्ञान और सामाजिक विज्ञान में उपलब्धि हासिल करने वाले बच्चे, उनके इनोवेशन से इंसानों के साथ साथ जीव जंतु और पर्यावरण पर कोई प्रभाव पड़ा हो। सामाजिक कार्य, बाल विवाह, यौन शोषण, शराब आदि जैसी सामाजिक बुराइयों के खिलाफ समाज को प्रेरित करने वाले कोई बच्चा है या फिर संगठन है तो उसको भी ये दिया जाता है। शिक्षा, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार यदि आप इस उपलब्धि हासिल कर रहे हैं तब आपको ये पुरस्कार मिलेगा। खेल के मामले में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेल में लगातार उपलब्धि हासिल करने पर आपको पुरस्कार मिलेगा। आर्ट्स एंड कल्चर की बात करें तो म्यूजिक, डांस, पेंटिंग या फिर आर्ट्स और कल्चर से जुड़ी किसी भी
कैटेगरी में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर यदि आप उपलब्धि हासिल करते हैं तो। फिर आ जाती बहादुरी की कैटेगरी 6वें नंबर पर। अपनी जान जोखिम में डालकर निस्वार्थ सेवा करने वाले बच्चों को इसमें शामिल किया जाता है। ऐसे बच्चे जो प्राकृतिक या फिर मानव निर्मित किसी भी आपदा में परिस्थिति में साहस से काम करते हैं, या फिर ऐसे बच्चे जो किसी भी खतरे की स्थिति में अपनी बुद्धिमत्ता और मानसिक शक्ति का असाधारण इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो उनको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो PMRBP कि प्रत्येक पुरस्कार विजेता को एक मेडल मिलेगा, सर्टिफिकेट के साथ साथ 1 लाख रुपए नगद मिलेगा। ये बच्चे राजपथ पर होने वाली गणतंत्र दिवस परेड में भी पार्टिसिपेट करते हैं। इस बार जो दिया गया है वो 11 को दिया गया है और 11 में से तो 5 लड़कियां हैं। इस साल प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार देश के सभी क्षेत्रों से चुने गए 11 बच्चों को, कला और संस्कृति में 4 लोगों को, और वीरता के लिए 1, नवाचार के लिए, इनोवेशन के लिए 2 और समाज सेवा के लिए 1, और स्पोर्ट्स के मामले में 3 पुरस्कार दिए हैं। और बताया जा रहा है ये जो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार इस बार मिला है, टोटल 11 हैं बच्चे, उसमें से 6 लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं। इसके बाद वाली नेक्स्ट न्यूज़ हम देखने वाले हैं, ठीक है, जाने माने वास्तुकार मतलब आर्किटेक्चर और पद्म भूषण से सम्मानित बालकृष्ण दोषी, ठीक है, उनका निधन हो गया है मंगलवार को 95 साल की उम्र में। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अन्य लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित करी है। दोषी ने ली कार्बोजियर और लुई कान जैसे इस क्षेत्र के दिग्गजों के साथ में काम किया था। उनके फैमिली की तरफ से कहा गया है, हमें आपको बताते हुए दुख हो रहा है कि बालकृष्ण दोषी 26 अगस्त 1927 से 24 जनवरी 2023 इनका लाइफ पीरियड रहा था। 24 तारीख को इनका निधन हो गया है। आधुनिक भारत के अग्रणी निर्माता के तौर पर माने जाने वाले दोषी के निधन पर कई सारे लोगों ने शोक व्यक्त किया है। पुणे में 1927 में इनका जन्म हुआ था। दोषी ने ली कार्बूजियर जैसे वास्तुकला के दिग्गजों के साथ में काम किया था, आर्किटेक्चरों के साथ में काम किया था। उन्होंने लुई कान के साथ भारतीय प्रबंध संस्थान अहमदाबाद, भारतीय मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट अहमदाबाद और कई सारी बेहतरीन परियोजनाओं के निर्माण में एक सहयोगी के रूप में भी काम करा था। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने दोषी को वास्तुकला की दुनिया का ध्रुव तारा बताया था। इसके अलावा बताया जाता है कि ये प्रित्जर पुरस्कार विजेता भी रहे हैं, पद्म भूषण भी इनको मिला है। दोषी की कुछ परियोजनाओं में इंडोलॉजी संस्थान, CEPT विश्वविद्यालय और अहमदाबाद में कनोरिया कला केंद्र, बंगलुरु में भारतीय प्रबंध संस्थान और इंदौर में निम्न और मध्यम आय वाले परिवारों के लिए बस्ती अरण्या लो कॉस्ट हाउसिंग इसमें शामिल है। इस बस्ती को वास्तुकला के लिए 1995 में प्रतिष्ठित आगा खान पुरस्कार भी मिला था। 2018 में उन्हें प्रित्जर आर्किटेक्चर प्राइज मिला, जिसे वास्तुकला के क्षेत्र में, आर्किटेक्चर के क्षेत्र में सबसे फेमस पुरस्कार माना जाता है। वो ये सम्मान पाने वाले पहले भारतीय थे और 2020 में उनको पद्म भूषण से नवाजा गया। तो ये तो थी उनकी लाइफ स्टाइल से संबंधित कुछ हिस्टोरिकल बातें। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं राष्ट्रीय मतदाता दिवस से रिलेटेड, ठीक है। तो ये 13वें नंबर का मतदाता दिवस है जिसको हम सेलिब्रेट करेंगे 25 जनवरी 2023 को। इस साल की थीम ही रखी गई है वोटिंग बेमिसाल है, मैं अवश्य वोट देता हूँ। ये थीम हमको याद रखना है। और कौन से नंबर का ये मतदाता दिवस है, तो 13वें नंबर का राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। कब मना रहे हैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन 13वें नंबर का है और इस बार की थीम क्या है ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो डेट यदि हम याद रख सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 25 जनवरी 2023 को 13वें नंबर का राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू निर्वाचन आयोग द्वारा नई दिल्ली में आयोजित किए जा रहे इस मुख्य समारोह में मुख्य अतिथि होंगी। इसके अलावा केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू भी यहाँ पार्टिसिपेट होंगे। इस साल के राष्ट्रीय मतदाता दिवस NDV का विषय है नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। वोटिंग बेमिसाल है, मैं अवश्य वोट देता हूँ। मतदाताओं को समर्पित है जो वोट की शक्ति के माध्यम से चुनाव की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट करते हैं। चुनाव के महत्व को हम बिल्कुल नहीं समझते,
महत्व वो लोग समझते हैं जैसे अमेरिका के लोग। महिलाओं को वहाँ कितने दिनों के बाद वोटिंग का राइट्स मिला था, चाहे वो फ्रांस को ले लो, चाहे वो ब्रिटेन को ले लो, ठीक है। फ्रांस जैसे देशों में कितने विकसित वो आज के टाइम में है, काफ़ी पुराना उसका संविधान है। शुरू शुरू में वहाँ पर वोटिंग का अधिकार गरीब लोगों को, किसान लोगों को नहीं था, लेकिन हमारे यहाँ में जब से संविधान लागू हुआ है तब से लेकर के ही, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो दलित हों, ना धर्म देखा जाता है, ना जात, ना अमीरी गरीबी, कुछ नहीं देखा जाता, सबको वोटिंग का अधिकार। इसके बाद भी लोगों को जानकारी नहीं होती है, इसी के चलते चलते वो वोट डालने नहीं जाते हैं। उनका कहना है कि हमारे वोट डालने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो जीतना है वो जीतेगा, जो हारना है वो हारेगा, हम जहाँ हैं जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, ये मन में उनकी धारणा रहती है। इसके साथ साथ में इसका जो लोगो है इस साल का, चुनाव प्रक्रिया के उत्सव, ये जो चुनाव हो रहा है वो एक उत्सव के समान है, और इसमें समावेशिता मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इस हिसाब से ही इसको डिज़ाइन किया गया है। ये देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं और इसको राइट का टिक लगाया गया है। इसकी पृष्ठभूमि में अशोक चक्र दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि स्याही लगी उंगली देश के प्रत्येक मतदाता की भागीदारी का प्रतिनिधित्व करती है। इस लोगों में जो टिक मार्क है वो मतदाता द्वारा सूचित निर्णय लेने का प्रतीक है कि राइट, हमने निर्णय ले लिया है। तो इस कार्यक्रम के दौरान माननीय राष्ट्रपति 2022 के राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्रदान करने वाली हैं। इसके अलावा कुछ कुछ राष्ट्रीय पुरस्कार प्रोवाइड किए जाएंगे 2022 को राज्य और जिला लेवल के अधिकारियों को, ठीक है। चुनाव संचालन में बढ़िया प्रदर्शन के लिए, बढ़िया उन्होंने चुनावी प्रथा अपनाए हैं, इसलिए उनको राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ और आ जाती है कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं राजीव कुमार, इनके द्वारा राष्ट्रपति को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का पब्लिकेशन है इलेक्टिंग द फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड इलस्ट्रेटेड क्रॉनिकल ऑफ इंडिया प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की पहली प्रति भेंट की जाएगी। ये पुस्तक हमें याद ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पुस्तक जो अपनी तरह का पहला पब्लिकेशन है, ये देश में राष्ट्रपति चुनाव की ऐतिहासिक यात्रा हमको बताती है कि कैसे करके पहला चुनाव हुआ, इसके बाद धीरे धीरे सेकंड, फिर कंटिन्यू होते रहे। ये पिछले 16 राष्ट्रपति चुनाव की टाइमलाइन के माध्यम से राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली कैसी होगी, ठीक है, क्या संविधान में उनके बारे में उल्लेख है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाती हैं। इसके अलावा यहाँ पर गीत भी हमें देखने को मिलेगा। सुभाष घई फाउंडेशन के सहयोग से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ही इसको बनाया है, और गीत है मैं भारत हूँ, हम भारत के मतदाता हैं, ये भी स्क्रीन में दिखाया जाएगा। मतलब ये जो गाना है वोट की पावर को लोगों को दिखाता है कि कैसे करके आज भी लोकतंत्र हमारा जिंदा है, आज भी जो है हमारे यहाँ पर कभी मिलिट्री शासन नहीं लगा है। भारतीय निर्वाचन आयोग की यदि हम बात करें तो 2011 से ही, जब से ये बना है, मतलब 26 जनवरी 1950 से ही ये बना है, तो इसने क्या काम किया है, अपनी प्रतिष्ठा को चिन्हित करने के लिए पूरे देश में हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करता है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं तीनों सेनाओं की मिलिट्री एक्सरसाइज से रिलेटेड, ठीक है। तो तीनों की तीनों सेनाएं इसमें पार्टिसिपेट करती हैं और नाम रखा गया है एम्फेक्स 2023, ठीक है, संयुक्त सेना अभ्यास। इसका समापन हो गया, मतलब ये एक्सरसाइज अभी समाप्त हो गई है। तीनों सेनाओं के द्विवार्षिक का मतलब ये है इसका आयोजन हर 2 साल में होता है। जल, थल और नभ, ये अभ्यास, इसका नाम रखा गया है एम्फेक्स का 2023 वाला जो संस्करण था, इसका सफल आयोजन किया गया था आंध्र प्रदेश के काकीनाडा में। 17 से 22 जनवरी 2023 तक इसका आयोजन किया गया था। इसमें संयुक्त कैपेसिटी को हमारी परखा गया है कि हमारे भीतर है कितनी कैपेसिटी। इसका उद्देश्य है आपसी पारस्परिकता और तालमेल को बढ़ावा देना। इसके लिए जो संचालन है ऑपरेशन के कई सारे पहलुओं में तीनों सेनाओं के अलग अलग घटकों का संयुक्त यहाँ पर ट्रेनिंग दिया गया है।
एम्फेक्स 23 अभ्यास पहली बार काकीनाडा में आयोजित किया गया और ये अब तक का सबसे बड़ा समन्वित अभ्यास था। ठीक है, बात करी जा रही है एम्पेक्स 23 अभ्यास की। तो ये जो है पहली बार काकीनाडा में आयोजित किया गया था और ये अब तक का सबसे बड़ा समन्वित अभ्यास माना जाता है। 5 दिन तक चला था ये ट्रेनिंग कार्यक्रम। कई सारे यहाँ पर हमें अभियान देखने को मिले थे जिसमें बड़ी संख्या में सैनिकों ने पार्टिसिपेट किया था। भारतीय थल सेना, भारतीय नौसेना, इसके कमांडर की उपस्थिति में कौन कौन लोग यहाँ पर रहे थे यहाँ पर बताया जाता है। अब हमने कौन कौन से विमानों को इसमें पार्टिसिपेट किया, तो भारतीय नौसेना के बड़े प्लेटफार्म वाले डॉक, एलपीडी, इसके अलावा लैंडिंग शिप, लैंडिंग क्राफ्ट। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं एक बीमारी से रिलेटेड, पॉलिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, शॉर्टकट में इसको पीसीओएस कहा जाता है। क्या है ये बीमारी और क्या क्या इसकी जटिलताएं हैं, इसको यहाँ पर समझाया जाता है साइंस वाले सेक्शन में। पॉलिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पॉलिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, ओवेरी का संबंध सीधे सीधे गर्भाशय से होता है, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो बीमारी है गर्भाशय से रिलेट करती है। ये एक मल्टीफैक्टोरियल एंडोक्राइनल डिसऑर्डर माना जाता है जो स्त्रियों में बांझपन की विशेषता है। यहाँ पर एंडोक्राइन वर्ड यूज किया गया है जिसका मतलब ये है अंतःस्त्रावी, अंदर ही अंदर कोई चीज जब हमारे हो जाती है अंदर ही अंदर उसका रिसाव होने लग जाता है। इसके कुछ लक्षण हैं जैसे कि इरेगुलर पीरियड्स आना, इसके अलावा अनियमित मासिक धर्म होना, शरीर पर अत्यधिक बालों का उगना, हिरोटिज्म जिसको कहते हैं, फिर वजन बढ़ जाना, पीसीओएस के कुछ नॉर्मल लक्षण होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये सबसे अधिक होने वाला महिला अंतःस्त्रावी विकार है और बांझपन का प्रमुख कारण माना जाता है। इसकी विश्वव्यापी सीमा पूरे वर्ल्ड वाइड यदि हम देखें तो इसकी रेंज है 6 से लेकर के 26%। और वहीं इंडिया की बात कर लें तो इंडिया में 3.7 से 22.5% इसकी रेंजेस है, इतनी महिलाएं हमारे देश में प्रभावित हैं। ये जो बीमारी होती है पॉलिस्टिक ओवरी सिंड्रोम की, इसकी वृद्धि में योगदान देने वाले जो कुछ जोखिम कारक हैं उसमें क्या क्या है, हो सकता है आनुवांशिक गुण हो, जैसे कि उनकी फैमिली में कभी किसी को रहा होगा तो बच्चों में भी आ गया है। न्यूरो एंड्रोक्राइन प्रणाली, सुस्त जीवन शैली, आहार और मोटापा इसमें शामिल है। यद्यपि उपचार के लिए सिंथेटिक दवाएं जैसे कि मेटमार्फिन, ये आपको याद रखना है, ये जो दवाई है किस लिए यूज़ की जाती है। इसके अलावा मुंह से खाने जाने वाली गर्भ निरोधक जो गोलियां हैं वो अवेलेबल है। ठीक है, बताया जा रहा है कि ये सारी चीज़ें अवेलेबल है। सिंथेटिक ड्रग्स जो है अवेलेबल है जैसे कि मेटाफॉर्मिन। इसके अलावा ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अवेलेबल हैं ट्रीटमेंट के लिए। देयर साइड इफेक्ट काज कंसर्न, लेकिन इनका साइड इफेक्ट हो जाता है जिसी के चलते चलते हमें चिंता होती है। इसलिए आप पारंपरिक और वनस्पतिक दवाएं मतलब आयुर्वेदिक दवाएं तेजी से ध्यान आकर्षित कर रही हैं। हालांकि अनुक्रमित प्रकाशनों और जागरूकता के संदर्भ में, वहीं यदि हम बात करें इन टर्म ऑफ इंडेक्स पब्लिकेशन, इसके अलावा अवेयरनेस, पीसीओएस एंड मेंस्ट्रुअल हेल्थ नीड कंसिडरेबल पुश। हमें क्या क्या करने की ज़रूरत है, हमें अवेयरनेस फैलाने की ज़रूरत है, कुछ ऐसी इंडेक्स वाली पब्लिकेशन की ज़रूरत है, हमें ज़रूरत है कि जो मेंस्ट्रुअल हेल्थ है वो बनी रहना चाहिए। इसी कॉन्टेक्स्ट में इंडियन जर्नल ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड बायोफिजिक्स IJBB, ये वन ऑफ द प्रीमियर पीयर रिव्यूड मंथली जर्नल मानी जाती है CSIR नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कम्युनिकेशन एंड पॉलिसी रिसर्च की तरफ से। ये नई दिल्ली में है। इसी ने ठीक है फरवरी 2023 में कुछ इशू जैसे कि स्पेशल इशू ऑन द थीम पॉलिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम एंड इट्स कॉम्प्लिकेशन। तो क्या क्या इसमें समस्याएं हैं, क्या क्या कैसे करके हम इसको निपट सकते हैं, उसके बारे में एक किताब लिखी गई है और ये मासिक पत्रिका है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हमें याद रखना है कि कौन इसको जारी करता है। इसके बाद हम देख लेते हैं फ्रंट पेज पर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है।
सबसे पहले हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार के बीच में चले आ रहे विवाद को लेकर के। किसी भी देश की सरकार हो, कभी ना कभी किसी न किसी प्रकार से सुप्रीम कोर्ट को अपनी झोली में डालने की प्रयास करती है, और ये प्रयास भारत सरकार के द्वारा भी किए जा रहे हैं। ठीक है, मतलब कि संविधान का जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है, संविधान जब बनाया जा रहा था उसी टाइम में न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर कुछ प्रावधान किए गए थे। उस टाइम में ये ध्यान में रखा गया था कि नहीं, न्यायाधीश के द्वारा ही न्यायाधीशों की नियुक्ति होना चाहिए, और यदि ऐसा नहीं होता है तो न्यायपालिका की जो सुरक्षा है वो खतरे में आ जाएगी। सरकार के दबाव में उसे काम करना पड़ेगा। सरकार जिसको सज़ा दिलाना चाहे उसको फिर सज़ा वो दिलाएगी और अपने आप को निकाल लेगी बाहर। तो सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम सिस्टम होता है, जिसमें एक सीजीआई रहता है और 4 वहाँ के वरिष्ठ, मतलब ज़्यादा एज वाले लोग वहाँ पर बैठते हैं। एक मुख्य न्यायाधीश और चंद 4 अन्य जज वहाँ पर बैठते हैं और वो कॉलेजियम सिस्टम का निर्माण करते हैं। तो ये जो कॉलेजियम सिस्टम होता है, सीजीआई किसको बनाना है यही नाम सजेस्ट करता है और उसको सरकार को मानना ही पड़ता है। इसके साथ साथ में कोई वकील जज बनना चाहता है, एक जज का दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना है, ये सारी चीज़ें कॉलेजियम सिस्टम ही निर्धारित करता है। अब सरकार को ये बात अच्छी नहीं लगती। सरकार के द्वारा आरोप लगाया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में पारदर्शिता नहीं है। ठीक है, पारदर्शिता की कमी है, पता ही नहीं चलता है कि किसको आपने जज बना दिए। आप अपने हिसाब से नाम सजेस्ट करते जाते हैं, भाई भतीजावाद चलाते हैं। ऐसे आरोप केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं। अब एक और यहाँ पर तीखा हमला किया जा रहा है। पार्टिकुलरली यदि हमले के मामले में देखें ना, तो 2 लोग ही आगे हैं, एक लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू और दूसरे हैं हमारे जगदीप धनखड़ साहब जो कि उपराष्ट्रपति बने हैं अभी अभी। तो कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि अदालत में जजों की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम को मिले खुफिया एजेंसियों के गुप्त इनपुट सार्वजनिक कर देना गंभीर चिंता का विषय है। कॉलेजियम सिस्टम को कोई जानकारी मिलती है रा वगैरह से, ठीक है, तो उस जानकारी को आप लोगों को मत बताइए, ऐसा कहना है केंद्र सरकार का। तो रिजिजू ने मंगलवार को कहा था कि खुफिया एजेंसियों रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ और इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी, इनकी जो संवेदनशील रिपोर्ट है ना, इसके कुछ अंशों को सार्वजनिक मंच पर रखा गया, ऐसा करना गलत है। कानून मंत्री ने कहा था कि देखिए, ये जो खुफिया एजेंसी होती है ना, देश के लिए गोपनीय तरीके से काम करती हैं। अगर उनकी रिपोर्ट सार्वजनिक कर जाती है, कर दिया गया, तो वे भविष्य में ऐसा करने से पहले 2 बार सोचेंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम से जुड़े सवालों पर जवाब भी दिया गया। रिजिजू सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के हाल ही में सार्वजनिक किए गए कुछ प्रस्तावों से जुड़े सवालों पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। इन प्रस्तावों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाई कोर्ट के जजों के पद के लिए सुझाए गए कुछ नामों से संबंध में आईबी और रा की रिपोर्ट के कुछ अंश शामिल थे। बताया जा रहा है कि कॉलेजियम ने खुफिया सूचनाओं को खारिज करते हुए इस महीने की शुरुआत में सरकार के सामने संबंधित नामों को फिर से दोहराया था। एक दिन पहले कानून मंत्री ने कहा था कि जजों को नियुक्ति, ठीक है, जजों को उनकी नियुक्ति के बाद चुनाव या फिर सार्वजनिक जांच का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन उन्हें पब्लिक तो देख रही है, क्योंकि सोशल मीडिया के युग में कुछ भी छिपा नहीं है। आज रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के हालिया बयानों से संबंधित एक सवाल का जवाब देते हुए खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के कुछ अंश सार्वजनिक करने पर चिंता जताई थी। इसके बाद यहाँ पर फिर से उल्लेख किया जाता है कि किस प्रकार से जो है केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में हमेशा से ठनी ही रहती है। जैसे कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सौरभ कृपाल, ठीक है, सोमशेखर सुंदर सेन, इसके अलावा जॉन सत्यन, ये वकील हैं। इनको जज बनाए जाने के लिए इन्होंने नाम सजेस्ट किए थे। मतलब कॉलेजियम सिस्टम ने इन लोगों के नाम सजेस्ट करके केंद्र सरकार के पास भेजे थे। लेकिन पहला जो व्यक्ति है सौरभ कृपाल, वो एक गे था, इसलिए उसका नाम वापस कर दिया आपने। बाकी के जो 2 व्यक्ति थे वो क्रिटिकल सोशल मीडिया पोस्ट डालते रहते थे, ठीक है, मतलब
सरकार की आलोचना करते रहते थे, इसीलिए इनका नाम उन्होंने वापस भेज दिया था कि हम इनको जज नहीं बना सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फिर से इनके नाम भेजे हैं, अब मजबूर होकर के केंद्र सरकार को इन्हें जज बनाना ही पड़ेगा। तो यहाँ से हमें ये बात पता चलती है कि गवर्नमेंट किसी से भी नहीं चाहती कि वो हमारी आलोचना करे, चाहे वो कोई रिपोर्ट हो वर्ल्ड लेवल पर जो जारी करी जाती है, चाहे वो हमारे देश के नागरिक खुद ब खुद हों। इसके बाद हम सीधे चलते हैं, ठीक है, कुछ यहाँ पर खेल से रिलेटेड बच्चों की जानकारी दी गई है कि क्या क्या उनकी चिंताएं हैं, और गवर्नमेंट की तरफ से एक पैनल का गठन किया गया है। वो गठन इंक्वायरी करेगा उस व्यक्ति के ऊपर जो कि खेल संघ का हेड था। उसके ऊपर लड़कियों के द्वारा आरोप लगाया जाता है कि उनका सेक्सुअल हरासमेंट किया जाता है, ठीक है, उनका यौन शोषण किया गया है, इसलिए उसको कड़ी से कड़ी सज़ा होना चाहिए, उसकी निष्पक्ष जांच होना चाहिए। ऐसा खेल यहाँ पर जितने भी खिलाड़ी थे उन्होंने डिमांड किया था। तो एक दिन के बाद यूनियन स्पोर्ट मिनिस्टर अनुराग ठाकुर ने अनाउंसमेंट किया था कि हम सेटअप करेंगे 5 मेंबर ओवरसाइट कमेटी। ये इन्वेस्टिगेट करेगी सेक्सुअल हरासमेंट चार्जेस जो लगाए गए हैं रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट ब्रिजभूषण शरण सिंह के ऊपर। द रेसलर्स who lead to who lead the protest on Tuesday expressed disappointment over the setting up of the committee without consulting। लेकिन आपने कमेटी का गठन कर दिया है और बच्चों से ही यदि आपने डिस्कस नहीं किया है तो ये कमेटी किसी काम की नहीं है। तो यहाँ पर जो 3 प्रोमिनेंट रेसलर हैं, बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट और शशि मलिक, इन्होंने जो है सिमिलर वर्ड में ट्वीट किया है। It was said that they were not even consulted before the setting up of committee। हमसे कमेटी निर्माण करने से पहले कोई भी जानकारी नहीं पूछी गई है, हमारा कोई भी सलाह इसमें शामिल नहीं किया गया है, ठीक है। इसलिए ज़रूरी है कि यदि हम जिनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं सबसे पहले हमें उनके सजेशन लें। उनका एक ही कहना है कि इसमें कमेटी जो आप बनाएंगे ये कमेटी निष्पक्ष होकर के काम करना चाहिए। अब कमेटी का जो गठन किया गया है उसमें कौन कौन है, ठीक है। इसके हेड हैं ओलंपिक मेडलिस्ट बॉक्सर एमसी मैरी कॉम। इस कमेटी में शामिल हैं ओलंपिक मेडलिस्ट रेसलर योगेश्वर दत्त, ठीक है। इसके अलावा वेल नोन शटलर तृप्ति मुरगुंदे, इसके अलावा फॉर्मर टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम टीओपीएस के सीईओ हैं कमांडर राजेश राजगोपालन। इसके अलावा फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर टीम ऑफ द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया साइके राधिका श्रीमान। ये सारी चीज़ें मिला करके एक कमेटी का गठन किया गया है और ये कमेटी जांच करेगी इस केस की। अब कमेटी तो बनाई गई है, लेकिन यहाँ पर लगता है कि ऐसे केसेस को हैंडल करने वाले कोई विशेषज्ञ लोग हों, तो यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लगता है कि वो केसेस को हैंडल करने वाले विशेषज्ञ लोग इसमें शामिल हो जो कि कानून की भी थोड़ी बहुत जानकारी रखते हों। इसके बाद वाली जो नेक्स्ट न्यूज़ है वो हम देखने वाले हैं ऑलिव रिडले टर्टल से रिलेटेड, ठीक है। ऑलिव रिडल टर्टल। Olive riddle turtles are the smallest and most abundant of all sea turtles found in the world। ये ऐसे कछुए हैं जो कि स्मॉलेस्ट माने जाते हैं, छोटे से छोटे की गिनती में जो आते हैं ना उसमें ये शामिल है। ये जो कछुए होते हैं ना कार्निवो वायरस होते हैं, ठीक है। कार्निवो वायरस हम किसको बोलते हैं, मांसाहारी। एंड गेट देयर नेम फ्रॉम द ओलिव कलर्ड कारापेस। इनका नाम आखिर कैसे करके पड़ गया है, इनका जो बाहरी आवरण होता है ना वो ऑलिव कलर का रहता है, ठीक है। ऑलिव कलर का रहता है मतलब जैतून कलर का रहता है, इसलिए इनका नाम भी ये पड़ गया है ओलिव रिडल टर्टल्स। प्रोटेक्शन की यदि हम बात करें तो इनको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंतर्गत शेड्यूल फर्स्ट के अंतर्गत रखा गया है और ये IUCN की रेड लिस्ट में आते हैं वल्नरेबल की कैटेगरी में। सिटीज़ के अंतर्गत यदि हम बात करें तो अपेंडिक्स फर्स्ट में इनको डाला गया है।
हैबिटाट की बात करें तो ये हमें ज़्यादातर वार्म वाटर में मिलते हैं, पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशियन में। ठीक है, गर्म पानी में ये पाए जाते हैं कौन कौन से महासागर में? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। इसके अलावा उड़ीसा की जो गहिरमाथा मैरीन सेंचुरी है, ये जानी जाती है विश्व की लार्जेस्ट रॉकेरी, मतलब कॉलोनी ऑफ ब्रीडिंग एनिमल्स ऑफ द सी टर्टल। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है कछुओं का प्रजनन हमको देखने को मिलता है। एरीबडा, एरीबाडा, जिसको हम मास नेस्टिंग कहते हैं, दे आर द बेस्ट नोन फॉर देयर यूनिक मास नेस्टिंग कॉल्ड एरीबाडा, अरीबाडा। ठीक है, ये एक साथ में अंडे देते हैं। ठीक है, एक साथ में अंडे देते हैं, इसको ही जो है मास नेस्टिंग कहा जाता है। वेयर थाउजेंड ऑफ फीमेल्स कम टुगेदर ऑन द सेम बीच टू ले एग्स। ठीक है, एक ही बीच में सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं। अब ये क्या काम करते हैं, ये अंडे को 5 से लेकर के 7 दिन के लिए, ठीक है, जो कॉनिकल शेप वाले नेस्ट रहते हैं वहाँ पर छोड़ देते हैं, अबाउट 1.5 फीट डीप, विच दे डिग विथ देयर हिंड फ्लिपर। ठीक है, इनके जो हाथ जैसे नहीं रहते हैं क्या, जिनसे ये तैरते हैं, खोद खोद के ऐसे घोंसले टाइप बनाते हैं और वहीं पर अपने अंडों को डाल देते हैं। बहुत सारे इसके इनको लेकर के खतरे हैं, जैसे कि मैरीन पॉल्यूशन एंड वेस्टेज। समुद्र में तेजी के साथ में बढ़ता प्रदूषण इनका सबसे बड़ा शत्रु है। इसके अलावा ह्यूमन कंजप्शन, इनको जो है मांस के लिए, इनकी खोल के लिए, लेदर के लिए, अंडों के लिए इनका शिकार किया जाता है। इसके अलावा प्लास्टिक गार्बेज हम देखेंगे। फिशिंग ट्रावलर का जब यूज़ करते हैं आप, तो कछुए भी उसमें फंस करके आ जाते हैं, जिसके चलते चलते अब इन बेचारों की डेथ हो जाती है। न्यूज़ की हम बात कर लेते हैं तो पूर्वी तट पर चल रहे वार्षिक प्रजनन के मौसम के दौरान आंध्र प्रदेश के जो गोदावरी क्षेत्र है, यहाँ पर काकीनाडा और अंतर्वेदी के बीच में समुद्र के किनारे पर सैकड़ों कमजोर ओलिव रिडले कछुए बह गए हैं। पिछले कुछ हफ्तों में प्रजनन के जो द ब्रीडिंग ग्राउंड्स, इनका जो ब्रीडिंग ग्राउंड्स है उनकी जगह के नाम बताए गए हैं साखिनेतिपल्ली, मलकीपुरम, मवीदी कुद्रू और अल्लावरम। यहाँ पर हमें कछुओं की सामूहिक मृत्यु देखने को मिली है। तो ये क्या काम करते हैं, द effluents being released from the aqua ponds along the coastline and the discharge from the pipeline of the onshore oil exploration facilities are blamed for mass mortality of the turtles। इसका क्या है ना कि एक्वा तालाबों से निकलने वाला कचरा, तटवर्ती तेल अन्वेषण सुविधाओं की पाइपलाइनों से होने वाला जो निर्वहन है, मतलब कि वहाँ से जो गंदा पानी निकलता है, कछुओं की सामूहिक मृत्यु के लिए दोषी ठहराया जाता है। जनवरी की शुरुआत में स्थानीय लोगों के एक समूह ने 70 से ज़्यादा ओलिव रिडले कछुओं की तस्वीर खींची थी, जो कि काकीनाडा और अंतर्वेदी के बीच अपने प्रजनन के मैदान में मृत पाए गए थे। तो इन्वायरमेंटल एक्टिविटीस्ट, ठीक है, उन्होंने एक कंप्लेंट किया है किसको, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को। इसके अलावा आंध्र प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को। उन्होंने कहा है कि देयर इज़ मास मोर्टेलिटी ऑफ ओलिव रिडले टर्टल्स इन द मंडल ऑफ साकिनतेपल्ली, मलिकापुरम, मामेडीकुड्रू और अल्लावरम। फिर 2021 में बताया जाता है कि वेंकटपति राजा ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में कोना सीमा क्षेत्र में समुद्री और भूजल प्रदूषण के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी थी। इन्होंने बताया था कि एक्वा तालाबों से जो अपशिष्ट जल आता है ना, इसको समुद्र में छोड़ा जा रहा है, ये कछुओं की मृत्यु का सबसे बड़ा कारण है। इसके बाद हम सीधे चलते हैं एडिटोरियल वाले पेज में और देख लेते हैं प्रमुख एडिटोरियल को। तो पहला जो एडिटोरियल है वो किस प्रकार से हम स्कूलों का विकास कर सकते हैं बिना किसी बैरियर्स के, बिना किसी बाधा के। तो नॉर्मली जो ज़्यादातर क्वेश्चन हम देखते हैं स्कूल में, मैडम क्या मैं शौचालय जा सकता हूँ, कैन आई गो टू प्ले आउटसाइड, ठीक है,
क्या मैं बाहर खेलने जा सकता हूँ? ये अधिकांश स्कूली बच्चों द्वारा आमतौर पर अहानिकारक अनुरोध किए जाते हैं, इनोककस, ठीक है, अहानिकर जिसको कहा जाता है। लेकिन वहीं पर जो विकलांग है, विकलांग बच्चों का जो समूह है, उनके लिए ये काम काफ़ी कठिन हो जाता है, क्योंकि कार्यों को पूरा करने के लिए उच्च देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। अब आप सोच लीजिए, एक गांव का जो प्राइमरी या फिर मिडिल स्कूल है, क्या वहाँ पर दिव्यांग बच्चों को ध्यान में रखते हुए टॉयलेट की व्यवस्था की गई है, गेम्स वगैरह लाए गए हैं, या फिर क्लासरूम डिज़ाइन किए गए हैं? आप सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं उन गवर्नमेंट स्कूल्स की। तो हमारा जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, वो विकलांग दिव्यांग बच्चों के हिसाब से भी तैयार किया जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कार्रवाइयाँ उन स्कूलों में कठिन हो जाती हैं जिनके पास पहुंच योग्य स्थान नहीं होते, जिनके पास स्पेस की कमी है, और वहां पर सुरक्षित रूप से पहुंचने के लिए बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहता है, ताकि वो उनको गाइड कर सकें उनकी सेफ्टी के लिए। यूनेस्को 2019 की रिपोर्ट में ये मेंशन किया गया है कि ये जो CWD है, CWD हम किनको बोलते हैं? चिल्ड्रन विथ डिसेबिलिटीज़, ठीक, डिसेबिलिटी या फिर डिसेबिलिटीज़ मतलब विकलांग लोग। तो उसमें मेंशन किया गया है CWD में कौन कौन लोग शामिल हैं। 1.7% ऑफ द टोटल चाइल्ड पॉपुलेशन इन इंडिया। 2011 की ये जनगणना है और 2023 चल रहा है, तो आप सोच सकते हैं ये जो डेटा है ना, ये डबल हो गया होगा। हमारे यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं उनमें से 1.7 बच्चे तो ऐसे हैं जो कि विकलांग हैं। अब चूंकि वो जो है फेस कर रहे हैं फिजिकल, इंस्टीट्यूशनल, सोशियो इकोनॉमिक, कम्युनिकेशन बैरियर को, वो बचपन से ही ये सारी चीज़ों को फेस करते आ रहे हैं। तो 70% से भी ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं, उनमें से 5 year-olds with disabilities in India have never attended any educational institution। जितने भी विकलांग हैं उनमें से 70% बच्चे ऐसे हैं, ठीक है, 5 साल जिनकी एज हो चुकी है, लेकिन अभी तक वो है क्लास में कदम तक नहीं रखें, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया। कई सारे विकलांग बच्चे ऐसे हैं, ठीक है, जहाँ पर हमको ड्रॉप आउट देखने को मिल रहा है। दे ग्रो ओल्डर, जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं उनका जो ड्रॉप आउट का रेट है ना, वो बढ़ते जाता है। सभी बच्चों को बिना किसी बाधा या फिर सीमाओं के साथ में सभी इंडोर और आउटडोर गतिविधियों में सार्थक रूप से पार्टिसिपेट करने के लिए स्कूल का जो पारिस्थितिक तंत्र है वो सेफ होना चाहिए, सुलभ होना चाहिए और रिलायबल होना चाहिए, तब जा कर के वो बच्चे पार्टिसिपेट कर पाएंगे। कौन कौन से बैरियर हैं एक्सेसिबिलिटी को लेकर के यहाँ पर बताया जाता है कि कई सारे ऐसे बैरियर हैं, कई सारे बैरियर हैं जो कि रोकते हैं बच्चों के पार्टिसिपेशन को। इन एक्सेसिंग एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज सच एस इन एक्सेसिबल स्कूल बसेस, जैसे कि वो स्कूल बसेस में नहीं जा सकते हैं। इसके अलावा इन एक्सेसिबल फैसिलिटीज़ इन स्कूल, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटीज़, कैंटीन एंड टॉयलेट, ये सारी चीज़ें तक जो है वो उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं उनके लिए। इसके अलावा इन अप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर इन क्लासरूम, आप क्लासरूम भी देखोगे ना तो सारे बच्चों के लिए एक सही रहता है। अनकंफर्टेबल सीटिंग की व्यवस्था है, स्लिपरी फ्लोरिंग है एंड लो इल्यूमिनेशन है। इल्यूमिनेशन मतलब कम रोशनी, असहज बैठने की व्यवस्था है, फिसलन भरा फर्श है और कम रोशनी जैसी प्रॉब्लम को वो फेस करते हैं। माता पिता, शिक्षक, कर्मचारी और समाज के बीच गलत धारणाएं हैं। ये धारणाएं बच्चे के भावनात्मक विकास को और भी ज़्यादा प्रभावित करती हैं, मतलब उसके डेवलपमेंट को रोकने का काम करती हैं। इसके अलावा लैक ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग प्रैक्टिसेस, टीचिंग में और लर्निंग में हमें बहुत सारी गड़बड़ियाँ, कमियाँ देखने को मिलती हैं। दैट इंटीग्रेट इंक्लूसिव टेक्नोलॉजीज एंड डिजिटल इक्विपमेंट टू इंगेज चाइल्ड, हमें जो है इंक्लूसिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए, डिजिटल इक्विपमेंट का यूज़ करना चाहिए, ताकि हम बच्चे के साथ में इंगेज हो सकें। जैसे कि एक असिस्टिव डिवाइसेस हैं, ये जो है एडिशनल चैलेंजेस मानी जाती हैं।
वहीं ट्रेनिंग प्रोग्राम की बात करें जो कि कंडक्ट कराए गए बाय द यूएन हैबिटाट इंडिया एंड आईआईटी खड़गपुर रिसेंटली के द्वारा। स्कूल टीचर, स्पेशल एजुकेटर्स, इन्होंने क्या कहा है कि ये जो एक्सेसिबल इंफ्रास्ट्रक्चर है ना स्कूल के साथ में, जैसे कि रैम्स या फिर टेक्टाइल के पाथ, आर आइदर इन डेफिसिट और हैव नॉट बीन कंस्ट्रक्टेड यूटिलाइजिंग सुटेबल मटेरियल्स। ठीक है, उनके आने जाने की सुविधा के लिए जो बनाया जाना था, जो चीज़ बनाई जानी थी, वो चीज़ें हमें देखने को नहीं मिला है। जैसे कोई यदि अंधा बच्चा है तो वो ऐसे करके स्पर्श करके हुए चलता है ना, तो उसके लिए क्या चलने के हिसाब से, अंधे बच्चों के चलने के हिसाब से क्या हमने उनके लिए आने जाने की व्यवस्था करी है, तो इसका हमें जो है अभाव देखने को मिला है। इसके अलावा स्कूल मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ ने ये भी कहा था, यदि हम इस प्रकार के प्रोविज़न को मेंटेन करके चलें रेगुलरली एंड एडिक्वेट फंडिंग इज प्रोवाइडेड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर, वी वुड हैव एक्सेसिबल प्लेसेस। यदि हमें पर्याप्त पैसा दिया जाता, ठीक है, तो हम इस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर ज़रूर खड़ा करते। कोऑपरेशन, इन्वॉल्वमेंट, सेंसिटाइजेशन, ठीक है, ऑफ पेरेंट्स एंड केयर गिवर्स, टीचर्स, स्कूल मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ एंड लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आर रिक्वायर्ड सो दैट ऑल दीज बैरियर्स आर कलेक्टिवली एड्रेस। यदि ये प्रकार के जो बैरियर इनको हमें एड्रेस करना है, तो यहाँ पर हमें कोऑपरेशन चाहिए, इन्वॉल्वमेंट चाहिए, संवेदनशीलता चाहिए यहाँ पर, चाहे वो पेरेंट हो, केयर गिवर हैं, टीचर हैं, स्कूल मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इसके साथ साथ में लोकल गवर्नमेंट है। सब के सब मिलकर के एक मंच में आएंगे, तब जाकर के इन समस्याओं से हम निजात पा सकते हैं। इसके बाद आर्टिकल 21A की बात करी जाती है हमारे संविधान में, किन किन बातों का यहाँ पर उल्लेख किया जाता है। राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009, ये आउटलाइन करता है, आउटलाइन करना मतलब रेखांकित करता है द फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन। ठीक है, राइट टू एजुकेशन क्या है, हमारा मौलिक अधिकार है, एंड द राइट टू हैव फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन, जिसकी उम्र है 6 से लेकर के 14 साल। तो 6 से लेकर के 14 साल तक के जो बच्चे हैं, सरकार प्राथमिकता देती है, सरकार ने इनको मौलिक अधिकार बना दी है कि शिक्षा का अधिकार अब जो है मौलिक अधिकार, उससे किसी बच्चे को वंचित नहीं किया जा सकता है। सर्व शिक्षा अभियान जिसने एडॉप्ट कर लिया है एक जीरो रिजेक्शन पॉलिसी को, ये जोर देता है किस बात पर, प्रत्येक बच्चा जिसको स्पेशल नीड की ज़रूरत है, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ काइंड, मतलब बिना किसी की ज़रूरत, मतलब कि बिना किसी के वो रह ही नहीं पाता है, उसको स्पेशल केयर की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे बच्चों की कैटेगरी एंड डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी इज़ प्रोवाइडेड मीनिंगफुल एंड इक्वालिटी एजुकेशन, उनको भी हम जो है मीनिंगफुल और क्वालिटी वाली एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, इस पर हमारा ज़्यादा से ज़्यादा फोकस है। ऐसा ये जो शिक्षा का जो कानून आया था 2009 में, उसमें उल्लेख किया गया है। आगे बताया जाता है कि देखिए, इंडिया ने रेटिफाइड किया है, मतलब पुष्टि किया है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ में, मतलब आप जो है इसमें भी आपने साइन कर दिए हैं। इसी से क्या हो जाता है, इसी के यदि हम अलाइनिंग, हमने ये जो कमिटमेंट करे हैं उसके हिसाब से यदि बात करें, तो गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन, सुगम्य भारत अभियान 2015 में। ये एक इम्पॉर्टेंट पिलर माना जाता है इस अभियान का, इन एक्सेसिबिलिटी टू बिल्ड इन्वायरमेंट, ऐसा इन्वायरमेंट बनाना है ताकि ये जो विकलांग व्यक्ति हैं वो एक्सेसिबल कर सकें प्रत्येक चीज़ का। गवर्नमेंट ने ठीक है क्या काम किया है, सपोर्ट किया है, सपोर्टिव ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ लीव नो वन बिहाइंड। ठीक है, एक ही प्रिंसिपल है गवर्नमेंट का, लीव नो वन बिहाइंड, शॉर्टकट में LNOB कहा जाता है, जो कि सेंट्रल ट्रांसफॉर्मेटिव प्रॉमिस है 2030 के एजेंडा को,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, ठीक है, एंकर्ड अंडर द मेन स्ट्रीमिंग LNOV प्रोजेक्ट बाय UN हैबिटाट। Pilot training programs on enhancing accessibility and inclusion were implemented in 2 schools in Delhi with support from IIT Kharagpur and development of social welfare Delhi government। तो जिस हिसाब से हमने प्रॉमिस किए थे उसका यहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन हमको देखने को मिला था दिल्ली के 2 स्कूल में। इसमें हमें सपोर्ट मिला था IIT खड़गपुर का, इसके अलावा डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर की तरफ से, तब जा कर के हम ये काम कर पाए थे। इसके अलावा भी और कौन कौन से स्टेप ऐसे हैं जो कि उठाए जा सकते हैं, जैसे कि इंटरेक्टिव ट्रेनिंग के सेशन यदि हम आयोजित करते हैं, इसके अलावा कुछ एक्सरसाइज यदि हम आयोजित करें सिमुलेशन को लेकर के, जो कि इनकरेज करते हैं इम्पैथी बिल्डिंग को, ठीक है। इम्पैथी बिल्डिंग हम का मतलब क्या हो गया कि बच्चों के बीच में सहानुभूति कैसे करके पैदा करी जा सके कि ये विकलांग है, इनको ये चीज़ों में समस्याएं जाती हैं, इनको हमें ऐसे करके टैकल करना चाहिए। इसमें 400 से भी ज़्यादा पार्टिसिपेंट शामिल होते हैं। इसमें इंक्लूड है बच्चे, स्कूल की फैकल्टी, स्कूल का स्टाफ, ठीक है। इनको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है कि कितने प्रकार की डिसेबिलिटीज़ होती हैं बच्चों में, एंड वो कौन कौन से बैरियर को एक्सपीरियंस करते हैं अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर जोन ऑफ द स्कूल में। जब ये एक्सरसाइज ख़त्म हो गई थी तो चिल्ड्रन का कहना था, बच्चों का क्या कहना था कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट लगाएंगे हमारे क्लासमेट को सहायता देने में, जितना भी हमसे हो सकता है। इसके अलावा बहुत सारी जो गुड प्रैक्टिसेस हैं, गाइडलाइन है, स्टैंडर्ड है फॉर मेकिंग बिल्डिंग कैंपस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेफ, एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव आर आल्सो शो कास्ट। यहाँ पर हमें ये भी दिखाना है कि कैसे कैसे करके जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए, कैसा कैंपस होना चाहिए, ताकि जो है विकलांग लोगों के लिए ये सेफ रहे, एक्सेसिबल रहे और इंक्लूसिव रहे। और भले ही इन सुगम्यता सुविधाओं के किसी भी संयोजन को स्कूलों में जोड़ा या फिर अनुकूलित किया गया हो या ना हो, ये समावेशी स्थान बनाने में एक फ्यूचर को तय करता है। टुवार्ड्स इंक्लूसिविटी मतलब समावेशिता की तरफ बताया जाता है। यदि हम समावेशी और सुलभ स्कूल बना लेते हैं, ठीक है, तो इससे फ़ायदा बहुत ज़्यादा होना है। यदि हम जो है समावेशी स्कूल बनाते हैं, विकसित करते हैं, तो न केवल ये जो विकलांग और संबंधित बच्चों के भेदभाव के बारे में जो धारणा है उसको ख़त्म करेगा, बल्कि स्कूलों में जीरो अस्वीकृति नीति को भी साकार करने में मदद करेगा। जीरो रिजेक्शन पॉलिसी इन स्कूल। इसके अलावा जो भारत के नागरिक हैं उनके सशक्तिकरण के लिए एक सक्षम वातावरण प्रदान करने की दिशा में बहुआयाम भागीदारी दृष्टिकोण की ज़रूरत है, ताकि हम ये सुनिश्चित कर सकें कि स्कूल के पारिस्थितिक तंत्र में जो स्टेक होल्डर्स हैं, stakeholders in the school ecosystem collectively work toward promoting accessibility in and inclusion in school। इसमें क्या क्या चीज़ इंक्लूड है? इसमें हमें फैलाना है अवेयरनेस, इसके अलावा सेंसिटाइजेशन, हमें संवेदनशील बनना है इस प्रकार के बच्चों के प्रति, सेंसिटाइजेशन वाले कुछ प्रोग्राम चलाना है बच्चों के लिए, पेरेंट्स एंड केयर गिवर्स, इसके अलावा ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स फॉर अप स्किलिंग ऑफ स्कूल फैकल्टी, ठीक है। इसके अलावा हमें ट्रेनिंग की व्यवस्था करना पड़ेगा, हमें स्पेशल एजुकेटर्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा प्रोवाइडिंग एक्सेस टू अपडेटेड टीचिंग टूल किट, टीचिंग के लिए हमें जो है आज के ज़माने, नए ज़माने के हिसाब से टूल किट अवेलेबल कराना पड़ेगा, मटेरियल देना पड़ेगा, टेक्निकल ट्रेनिंग भी देना पड़ेगा फॉर द लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एंड ए को लर्निंग प्लेटफार्म फॉर नॉलेज शेयरिंग बिटवीन ऑल। इस प्रकार से हम जो है अपने जो शिक्षाएं हैं उसको बेहतर कर सकते हैं दिव्यांग बच्चों के लिए। इसके अलावा 5 प्रिंसिपल, इक्विटेबिलिटी मतलब समानता, इसके अलावा यूजेबिलिटी एंड ड्यूरेबिलिटी, यूज़ कर सके बच्चे, लंबे समय तक यूज़ कर सके, एफोर्डेबल होना चाहिए वो चीज़, यदि आपने उनके लिए दिया है तो उसको वो अफोर्ड कर सके, कल्चरल एडाप्टेबिलिटी
सांस्कृतिक रूप से उसको अडॉप्ट कर सकें। इसके अलावा ठीक है, सौंदर्य अपील शुड बी एम्बेडेड फ्रॉम द प्लानिंग टू इम्प्लीमेंटेशन टू एवोल्यूशन स्टेजेस फॉर प्रोवाइडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस इन स्कूल। स्कूल में यदि आप कोई भी सेवाएं प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये इन 5 चीज़ों को अपने दिमाग में बैठा करके ही हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। इस तरह के दृष्टिकोण के प्रति यदि हम पहुँच हैं तो जो भी बाधाएं हैं उनको हम दूर कर सकते हैं और जो कठिन लड़ाई है उसको हम आसानी से जीत सकते हैं। इसके बाद वाला जो एडिटोरियल है वी द पीपुल, ठीक है, हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है जहाँ जो की शुरुआत होती है वी द पीपुल, हम भारत के लोग, इसका किस प्रकार से जगदीप धनखड़ के द्वारा गलत व्याख्या करी गई है उसका यहाँ पर उल्लेख किया जाता है। ठीक है, उनका कुल मिलाकर के कहना ये था कि देखो हमें जनता ने चुना है, हम सबसे ऊपर हैं, हम ही सर्वोच्च हैं। ठीक है, ऐसा जगदीप धनखड़ के द्वारा कहा गया था। लेकिन देखिए, आप ऊपर जरूर हैं लेकिन आप संविधान के साथ में छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। आप संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर को बिल्कुल भी चेंज नहीं कर सकते हैं। आप कितने ही भी सारे संशोधन लेकर के आ जाओ, कितने ही सारे कानून बना लो, यदि वो कानून संविधान के बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है ना उसके साथ में छेड़छाड़ करता है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को यदि ख़त्म करता है तो उसके सामने आएगा सुप्रीम कोर्ट खड़ा होगा और उसको निरस्त कर देगा। यही एग्जाम्पल हमने 2015 में देखे थे, NJAC लेकर के आई थी सरकार। ठीक है, ताकि जो कॉलेजियम सिस्टम है ना उसको हम ख़त्म कर सकें, हम अपने लोगों को भी बैठाएंगे। यही बात किरण रिजिजू ने कहा था कि कॉलेजियम सिस्टम में हमारा आदमी भी रहेगा, तब जा कर के आप किसी का भी नाम सजेस्ट करिए CGI बनाने के लिए, जज बनाने के लिए। अब यहाँ पर बताया जाता है कि हाल ही में जो कंट्रोवर्सी चली है वी द पीपुल को लेकर के, ये स्पीच दिया गया था वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड चेयरमैन राज्यसभा जगदीप धनखड़ के द्वारा। 83वें नंबर की जो ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस चल रही थी प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की जयपुर राजस्थान में 11 जनवरी को। यहाँ पर हमें क्लोज से देखने की ज़रूरत है कि कैसे करके रेफरेंस दिया गया था जुडिशरी को मिस्टर धनखड़ के स्पीच में। ये एक व्यू था कि वी द पीपुल इसेंशियली गिव्स प्राइमेसी टू इलेक्टेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के जो इलेक्टेड मेंबर हैं उनको उसने सर्वोच्च बता दिया था कि उसके ऊपर कोई नहीं है। स्पीकर ऑफ द लोकसभा उसने भी सपोर्ट किया था मिस्टर धनखड़ के व्यू को, दैट द सेपरेशन ऑफ पावर जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड है, शामिल है, वो भी इस प्राइमेसी को देता है। अब इस थीम को यदि हम देखें ना, धनखड़ ने क्या इम्प्लाइड किया था, ये जो सेपरेशन ऑफ पावर है डज नॉट इक्वेट द 3 पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये सबको बराबर नहीं करती है, पार्लियामेंट, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव। इन दिस व्यू although he did not explicitly say as the judiciary and executive are appointed and not elected directly by the people, they are inferior। दो लोग नीचे हैं, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, इनको लोग डायरेक्टली चुनते नहीं हैं, इसलिए ये ऊपर नहीं है, ये नीचे ही रहेंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। तो सबसे पहले हमें वी द पीपुल का मीनिंग निकालना पड़ेगा। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन पीपुल, कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कभी भी पीपुल को डिफाइन नहीं करता है। इसका जो कंसर्न है ना वो है सिटीजन्स को लेकर के एंड नॉट एनी ग्रुप और एक पार्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को लेकर के बिल्कुल भी नहीं है। देयर आर पीपुल इन जुडिशरी, कुछ व्यक्ति जुडिशरी में भी बैठे हैं, इन द एग्जीक्यूटिव में भी बैठे, एंड इन द मोस्ट अदर कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन में भी बैठेंगे। There are also those in military, police, public enterprises and vast private enterprises. They are all people no less. सारे के सारे एक समान हैं, उनमें से कोई भी कम नहीं है, ये व्याख्या कहती है।
विधायिका में प्रतिनिधियों की पहचान जनता के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में करना गलत बात है। संविधान में निहित होने के अलावा शक्तियों के पृथक्करण का सिद्धांत किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए संविधान के पत्र से ज़्यादा बुनियादी है। और ये चौंका देने वाली विडंबना का मामला है कि आज़ादी के 7 दशक से भी अधिक बीत चुके हैं। भारत एक ऐसे व्यक्ति से फिर से शिक्षित हो रहा है कि लोकतंत्र का सार क्या है, जिसने राज्यपाल के रूप में पश्चिम बंगाल की चुनी हुई सरकार के लिए अनगिनत समस्याएं खड़ी करी थी। आज उनसे हम संविधान के बारे में सीख रहे हैं। इसके बाद वाली जो नेक्स्ट न्यूज़ हम वो देखने वाले हैं, ठीक है। 9 movies from India receive awards at the ISFFI in भोपाल। भोपाल में ये अवार्ड दिए जा रहे थे, तो इसमें 9 इंडिया की मूवियों को अवार्ड मिला है। 94, देखिए 94 द नंबर ऑफ फिल्म स्क्रीन एट द इंटरनेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। इंटरनेशनल साइंस फिल्म फेस्टिवल में 94 मूवी की स्क्रीनिंग करी गई थी, ऑर्गेनाइज्ड एज ए पार्ट ऑफ द इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। कहाँ पर? भोपाल में। इस फिल्म फेस्टिवल में 61 इंडियन मूवी थी, 63 फॉरेन फिल्म थी, इनका स्क्रीनिंग करी गई थी। तो 9 इंडियन मूवी ने रिसीव करी है अवार्ड वेरियस कैटेगरी में। द हाईएस्ट नंबर ऑफ अवार्ड रिसीव्ड बाय ए कंट्री, तो किसी एक कंट्री के द्वारा सबसे ज़्यादा अवार्ड इंडिया को ही मिले हैं। इसके बाद हम देखने वाले हैं मनरेगा से रिलेटेड न्यूज़। मनरेगा एक्ट 2005 के माध्यम से, ठीक है, ग्रामीण जो अकुशल वर्कर हैं उनको 100 दिन के रोज़गार प्रोवाइड करने की इसमें गारंटी दी जाती, कानूनी गारंटी। एक परिवार से एक व्यक्ति को कानूनी गारंटी दी गई है कि हम जो है आपको 100 दिन का रोज़गार प्रोवाइड करेंगे, और यदि रोज़गार नहीं देते हैं तो आपको 1/3 भत्ता देंगे। जैसे कि 100 रुपया टोटल उसका हो रहा था, तो 100 का 1/3 हम जो है आपको भत्ता के रूप में प्रोवाइड करेंगे। ये एक कानूनी एक्ट लेकर के आई थी सरकार। अब हमें हाल ही में ये घटना देखे हैं कि देखिए बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, बहुत सारे ऐसे शहर हैं जहाँ पर पूरे 100 के 100 दिन भी काम प्रोवाइड नहीं किया गया है। इसके बहुत सारे रीजन भी हमने कल डिस्कस किए थे। गंजम बन गया है एक ऐसा ज़िला जो कि प्रोवाइड किया है 100 डेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। 63,449 घरों को प्रोवाइड किया गया है 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट गंजाम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा में। ये जो है टॉप डिस्ट्रिक्ट बन गया है टू प्रोवाइड द सेम टू रूरल हाउस होल्ड अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम। यहाँ पर आप देखिए, जैसे रोजगार गारंटी स्कीम के अंतर्गत 100 दिन की बात करी जाती है ना, तो ये पहले नंबर पर आया है ये ज़िला, क्योंकि ये ऐसा ज़िला है जिसने 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट रोजगार प्रोवाइड किया है ग्रामीण लोगों को। इसके बाद एक्सप्लेनर वाले पेज में केन बेतवा लिंक परियोजना के बारे में बताई जाती है कि एक परियोजना क्या है और क्यों आखिर ये अधर में लटकी हुई है, कौन कौन सी समस्याएं इससे उत्पन्न होने वाली और कौन कौन से फायदे इससे हमको पहुंचेंगे। तो ये जो केन बेतवा लिंक है ना, ये एक नहर के रूप में होने वाली है, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर के इससे नहर के रूप में लिंक किया जाना है, जिसे पन्ना टाइगर रिजर्व के भीतर बनने वाले केन पर बने नए दौधन बांध से पानी मिलेगा। एक नया बांध जो है पन्ना टाइगर रिजर्व पर बनाया जाएगा। केंद्र सरकार ने कहा है कि बांध 130 मेगावाट जल विद्युत शक्ति उत्पन्न करेगा। लिंकिंग नहर छतरपुर, टीकमगढ़ और झांसी जिलों से होकर के गुजरेगी। इस परियोजना से हर साल 6.3 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होने की उम्मीद है। हालांकि हाइड्रोलॉजिकल और पारिस्थितिक जो विशेषज्ञ हैं वो आश्वस्त नहीं हैं, क्योंकि सरकार की ये जो योजना है अधिशेष और घाटे के मॉडल पर चल रही है, जिसके बारे में उन्होंने कहा है कि इसका जो साइंस है ना बहुत उतना ज़्यादा मजबूत नहीं है। उन्होंने इस बात की भी चिंता जाहिर करी है कि परियोजना पन्ना की जल सुरक्षा को खतरे में डाल देगी। 2018 में पर्यावरणविद रवि चोपड़ा ने इस विचार को बकवास कहा था। 2021 में संरक्षण जीव विज्ञानी रघु चुंडावत ने कहा था कि ये जो परियोजना
यदि आती है तो बुंदेलखंड आने वाले दशकों तक पीड़ित होते रहेगा। मतलब बुंदेलखंड विल सफर फॉर डिकेड टू कम। और इसके अलावा क्लियरेंस को लेकर के बात करी जाती है, क्या इस परियोजना को मंजूरी मिल गई है? तो भारत ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 को एक महत्वपूर्ण मोड़ पर लागू किया जब इसका वन्यजीव संकट में था। अधिनियम के प्रमुख जो प्रावधान है धारा 18 और 35 वन्य जीव के महत्व के क्षेत्रों को अभ्यारण्य और राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अलग करने से संबंधित है। धारा 29 और 35(6) की बात करें तो बिना पूर्व स्वीकृति के उनके भीतर मानवीय गतिविधि आप कर ही नहीं सकते हो, इसके लिए आपको परमिशन की जरूरत पड़ेगी। तो वन्यजीव अभ्यारण्य नेशनल पार्क उसके अंदर या उसके बाहर पानी के प्रवाह को मोड़ना, रोकना, बढ़ाना तब तक वर्जित है जब तक कि ऐसा करना अभ्यारण्य या फिर राष्ट्रीय उद्यान के भीतर वन्य जीवन में सुधार और बेहतर प्रबंधन के लिए जरूरी नहीं समझा जाता है। और पन्ना टाइगर रिजर्व के मामले में सुप्रीम कोर्ट की केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति ने पार्क में वन्य जीवन में सुधार और बेहतर प्रबंधन के लिए इस तरह के मोड़ को जरूरी नहीं समझा था। इसके साथ साथ यदि हम बात करें नेशनल पार्क का जो निचला भाग है, यहाँ पर घड़ियाल कैन अभ्यारण्य स्थित है जिसे गंभीर रूप से लुप्त प्राय गंगा घड़ियाल की रक्षा के लिए हमने बनाए हैं। इस अभ्यारण्य में और इसके बाहर पानी के प्रवाह पर प्रस्तावित बांध का विनाशकारी प्रभाव तुरंत दिख जाएगा। ठीक है, तो लेकिन NBWL की जो स्थायी समिति है ना, उसने इस पर उतना ज़्यादा विचार कर ही नहीं पाया था। वहीं CEC ने 30 अगस्त 2019 को ये रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी और मामला अभी वहीं पर पेंडिंग है। परियोजना को अभी भी पूर्ण रूप से वन मंजूरी प्राप्त नहीं